वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द क्लास बर्ड्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये एकेडमिक से लेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के लिए से लेके पीसीएस एग्जाम्स और कोई भी रेलवे हो, एसएससी हो, इवन आपके नॉर्मल जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आप जानें। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ, ये पूरा एक लंबा इतिहास है जिसका हम लोग अलग-अलग पार्ट में वीडियो बनाएंगे। ये एक समरी वीडियो है जो कि पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक नट शेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में पार्ट बाय पार्ट जो है, जो इसमें इम्पोर्टेंट अंग है जिसको डिटेल में जानने की जरूरत है, उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसकी ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसकी इकोनॉमी वगैरह के बारे में एक आइडिया दिया है फ्रांस को। नो अबाउट फ्रांस के वीडियो में, जो कि आपको लिंक नीचे दे दिया जाएगा। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप है आपको मेडाइवल टाइम में यूरोप के अलग-अलग पावर को दर्शा रहा है। देखिए, स्पेन है यहाँ, स्पेन में एक मोनार्की थी, पुर्तगाल में थी। पुर्तगाल एक्चुअली सबऑर्डिनेट था स्पेन का उस वक्त। ग्रेट ब्रिटेन जो था, वो ग्रेट ब्रिटेन में आपको इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड आता था। अभी ग्रेट ब्रिटेन में ये हिस्सा टूट गया है, आयरलैंड दो हिस्से में। नॉर्थ आयरलैंड हो गया, साउथ आयरलैंड, जो जिसको आयरलैंड प्रॉपर कहते हैं, आयरलैंड। तो नॉर्थ आयरलैंड अभी ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, और सदर्न जो आयरलैंड है, जिसको आयरलैंड अब कहते हैं सिर्फ, ये एक आजाद मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है। इसका कोई रिलेशन नहीं है ग्रेट ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। वैसे ही आप एक और एम्पायर देख रहे हैं, होली रोमन एम्पायर। ये भी एक एम्पायर हुआ करता था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। बाद में ये और बड़ा हुआ। तो ये होली रोमन एम्पायर जो है, ये हैब्सबर्ग फैमिली इस पे रूल करती थी। यहाँ भी मोनार्की थी। सारे इलाके में, दुनिया भर में हर जगह मोनार्की थी। रशियन एम्पायर था, इधर ऑटोमन एम्पायर जो कि यूरोप में घुसी हुई थी, जिसके अंदर ये ग्रीस, जो आज का मॉडर्न डे ग्रीस है, ये ऑटोमन एम्पायर का उस वक्त हिस्सा था। बाद में ये आजाद होगा ऑटोमन एम्पायर से। ये पूरा जो आपका बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये सारा ऑटोमन एम्पायर में हिस्सा है। देखिए, हंगरी है, ये सब जो है अलग-अलग टेरिटरी है, अलग-अलग राजा के अंडर में। तो अब सवाल ये होता है कि आप पूछे जाए कि जनाब ये बताइए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? तो उसके पहले तो जानना है कि भाई बाकी कंट्री में क्यों ना हुआ? बाकी भी तो, वहां भी तो राजा राज कर रहे थे, तो राजा को हटा के कुछ और कोई सेटअप क्यों नहीं आया? फ्रांस में ही ये रिवॉल्यूशन क्या हुआ? तो इसके लिए तो हम लोग कॉज को पढ़ेंगे, क्या रीजन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जाने तो आपकी रिवॉल्यूशन होता क्या है। नहीं, तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि पुराना जो कोई भी सिस्टम हो, अगर पॉलिटिकल सेंस में देखें तो कोई भी पुराना गवर्नमेंट हो, जो पुराना गवर्नमेंट का तरीका हो एग्जिस्ट होने का, उस पूरे गवर्नमेंट सेटअप को ड्रास्टिकली चेंज करके नया सेटअप ले आया जाए, तो उसको कहेंगे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर कोई कैपिटलिस्ट सिस्टम है और कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म करके सोशलिस्ट सिस्टम ले आ जाए, तो इसको कहेंगे इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन करने का मतलब कि पुराना कोई भी सेटअप है, पुराना कोई भी ऑर्डर है, पुराना कोई भी तरीका है, जिस तरीके के तहत कोई चीज ऑर्गेनाइज होता है, उसको ड्रास्टिकली चेंज कर दिया जाए और एक नया सेटअप लाया जाए उसकी जगह। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ क्या कि इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं 1789 में। ये रिवॉल्यूशन करने का मतलब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी। फ्रांस में एक राजा था उस वक्त, जो बोरबोन फैमिली का राजा था, किंग लुई 16। ये किंग लुई 16 एब्सोल्यूट मोनार्क था। सारा पावर राजा से निकलता था। विल ऑफ द किंग इज द लॉ ऑफ द लैंड। राजा का ख्वाहिश मुल्क का, देश का कानून हुआ करता था। तो राजा की मर्जी पे ही कानून बनता था, राजा की मर्जी से ही टैक्स लगता था। घटता बढ़ता, नया टैक्स लगाना, पुराना टैक्स खत्म करना, कुछ भी हो वो राजा डिसाइड करता था। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर, यानी राजा के अंदर के पास सॉवरेंटी हुआ करती थी। इसको चेंज कर दिया गया 1789 में। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से राजा को पहले तो लाया गया संविधान के नीचे, एक संविधान लिखा गया, और राजा को मजबूर किया गया कि वो अपने आप को संविधान के नीचे लाए। ठीक है, तो वो जो सेटअप बना उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की।
ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फिर बाद में 1792 में इसको भी खत्म करके फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब कि एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा नेशन, एक ऐसा कंट्री जहां का हेड ऑफ स्टेट जो हो वो लोगों द्वारा चुना गया हो, लोगों के ख्वाहिशों के हिसाब से उसको लाया गया हो और लोग उसको जब चाहे उसको हटा सके और वो जो पद हो वो पद हेरिडिटरी नहीं हो, तब उसको कहेंगे रिपब्लिक। वैसे सेटअप को कहेंगे पॉलिटिकली रिपब्लिक। ठीक है, तो फ्रांस में एब्सोल्यूट, क्योंकि फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म किया गया और रिपब्लिक को डिक्लेयर किया गया, इसलिए इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये इसकी शुरुआत 1789 में हुई और ये बार बार रिपब्लिक बनता गया फ्रांस में। 1792 में रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, फिर नेपोलियन आया 1799 में और उसने रिपब्लिक को चेंज कर दिया, फिर से मोनार्की में अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसको बाद में देखेंगे। आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट हारता है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में और 1815 में उसके खत्म होने के बाद फिर से जो पुराना परिवार फ्रांस में राज करता था, आपको बोरबोन फैमिली, उसी का एक वंशज को फिर से राजा डिक्लेयर कर दिया गया फ्रांस में। देख रहे हैं, रिपब्लिक से मोनार्की में फिर से चेंज हो गया। बार बार ऐसा होता रहा फ्रांस में। अभी जो फ्रांस फ्रांस आज जो है वो रिपब्लिक है, ये 5वां रिपब्लिक है। इसका मतलब कि इससे पहले 4 बार फ्रांस को डिक्लेयर किया जा चुका है रिपब्लिक और 4 बार रिपब्लिक खत्म करके कोई डेस्पोटिक रेजिम या मोनार्कियल रेजिम आया है। अब फ्रांस जो है प्रॉपरली एक रिपब्लिक राष्ट्र, रिपब्लिक देश है। ठीक है, तो इसके इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाई फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों। इसके लिए हम लोग इसका कॉज को पढ़ेंगे। ठीक है, कॉज को अगर देखें हम लोग, देखिए यहाँ दिया हुआ है कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस ने की जो पूरी सेटअप थी जिसको कहते थे एंशिएंट रेजीम, इस एंशिएंट रेजीम की ये हालत थी, फ्रांस की ये हालत थी कि फ्रांस के आम नागरिकों के पास कोई खास पावर हुआ नहीं करता था। फ्रांस में 60% से ज्यादा जो फ्रांस की जमीन थी, ये 5% से कम आबादी के पास थी। ये आबादी कौन लोग थी? 5% आबादी जिसके पास फ्रांस की ज्यादातर दौलत और ज्यादातर जमीन थी, वो उसको कहते हैं हम लोग, वो जो 2 तरह की आबादी थी। एक थी आपकी एक को कहते हैं आप लोग क्लर्जी क्लास और दूसरे को कहते हैं नोबिलिटी क्लास। ज्यादातर जो दौलत थी राजा और उसके मंत्री और नोबल क्लास थी उसके पास थी या चर्च के पास थी। यहाँ एक मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा। ये देखिए मैप, इस मैप को इस फिगर को देखने पर आपको एक एहसास होगा, एक आइडिया का, कि फ्रांस की सोसाइटी उस वक्त किस तरह थी और लोगों में क्यों एक रिवोल्यूशनरी भाव, एक चीजों को तोड़ देना, चीजों को बदल देना, खत्म कर देना पुराने सिस्टम को, क्यों ये गुस्सा था फ्रांस के लोगों को। ये एक आम किसान है। किसान क्यों है? क्योंकि इसके हाथ में देखिए कुदाली है। कुदाली जो है वो किसान के पास होता है और इस किसान के ऊपर लदा हुआ है कौन? देखिए ये क्रॉस है, यानी ये प्रिस्टली क्लास है, पुजारी वर्ग, ये इस किसान के ऊपर लदा हुआ है। और दूसरा ये फिगर है, ये नोबिलिटी को दर्शाता है, ये भी लदा हुआ है, देखिए इसका टंग है, ये भी लदा हुआ है इस बूढ़े किसान के ऊपर। यानी ये जो फिगर है ये आपको बता रहा है फ्रांस का सेटअप क्या था। यानी कि पूरा जो बोझ पड़ा हुआ था वो आम नागरिकों के, किसानों पर, मजदूरों पर वो पड़ा हुआ था और इनके काम पे, इनके टैक्स के ऊपर मजे करते थे, ये अय्याशी करते थे, ये क्लर्जी क्लास और ये नोबिलिटी क्लास। ये बड़ा वजह था, ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह था कि फ्रांस में एक गुस्सा था आम नागरिकों के अंदर नोबिलिटी के खिलाफ और क्लर्जी क्लास के खिलाफ। ये एक बड़ा वजह बना जिसकी वजह से ये जो किसान वर्ग है, ये वर्किंग क्लास वर्ग है, इसने रिवोल्ट किया और पूरे फ्रांस के जो सेटअप था, जिसको कहते हैं एंशिएंट रिजीम, पुराना जो रेजीम था, इसको खत्म किया, वायलेंटली किया गया। ठीक है, इसको कैसे किया गया इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ये आपको आइडिया मिल गया, एक वजह का आइडिया मिल गया, एक वजह ये था। ठीक है, दूसरा वजह ये था कि फ्रांस जो था, इसकी जब 18वीं शताब्दी के मध्य आते आते फ्रांस जो था वो यूरोप की सबसे
सबसे ज्यादा आबादी इस फ्रांस के अंदर थी, यानी कि बहुत पॉपुलस कंट्री हो गया था। लेकिन जो किसान वर्ग था, इसके ऊपर टैक्स का बोझ और कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से किसान का, मजदूर वर्ग का हालात चेंज हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 60% से ज्यादा जमीन पर 5% लोग, क्लर्जी क्लास, पुजारी वर्ग और एरिस्टोक्रेटिक, जो नोबिलिटी जिसको कहते हैं, ये नोबिलिटी जो है वो उनके पास सारी दौलत थी और ये लोग टैक्स नहीं देते थे। क्लर्जी क्लास टैक्स फ्री क्लास थी और नोबिलिटी भी टैक्स फ्री क्लास थी। सारा टैक्स कौन दे रहा था? आम नागरिक। और आम नागरिक के पास इतनी दौलत नहीं थी कि देश का बोझ उठा सके। वो अपना बोझ उठाएगा तो क्या होगा कि नया रिफॉर्म नहीं आएगा, नया टैक्स वो दे नहीं सकता। आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन बढ़ नहीं रही है, जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए जमीन पर खर्च करना पड़ेगा। वो खर्च करने की सकत जो है किसानों के पास नहीं है। वर्किंग क्लास जो है, नया फैक्ट्री कैसे लगेगा, इतना टैक्स, इंट्रेंस्ड टैक्सेशन सिस्टम है कि आम लोग जो है वो नया सेटअप नहीं कर सकते हैं। एक बेरोजगारी का पूरा आलम था फ्रांस में। इस बीच फ्रांस जो है, इसका इकोनॉमिक कंडीशन और बुरा हुआ, ये- क्योंकि फ्रांस जो है वो दुनिया भर में, इंग्लैंड से इसका स्ट्रगल हुआ करता था। इंग्लैंड से लगातार ये कंपटीशन करता था। दुनिया भर में इंग्लैंड अपना कॉलोनी बनाता था तो फ्रांस भी चाहता था कि मेरी भी कॉलोनी बने। तो कॉलोनी बनाने के लिए, भाई कॉलोनी बनाने के लिए जंग लड़ना पड़ेगा, जंग लड़ने का पर खर्चा होगा। तो वो खर्चा जो होगा तो उससे क्या होगा कि देश की जो ट्रेजरी है, खजाना है, उससे पैसा बाहर निकलेगा। वो पैसा बाहर खर्च होगा तो आम नागरिकों पर आप खर्च नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसान पे, खेती पे, आप नई टेक्नोलॉजी पे, तो जो पैदावार है वो बढ़ेगी नहीं। पैदावार नहीं बढ़ेगी तो आबादी अगर बढ़ती रही और पैदावार नहीं बढ़ी तो चीजों की कीमत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आलम था फ्रांस का। बेरोजगारी प्रचंड, 1/3 से ज्यादा आबादी बेरोजगार। सिर्फ पेरिस शहर में, पेरिस जो इतना बड़ा शहर था, आप जानते हैं बड़े शहरों में रोजगार के प्रावधान होते हैं। आप सोचिए कि पेरिस की 1/3 से ज्यादा आबादी जो है वो बेरोजगार थी। तो बाकी छोटे शहरों का और गांव और कस्बों का क्या हाल रहा होगा। तो ये एक इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी। आम नागरिक पहले ही से पिसा हुआ था। क्या कहते हैं, चर्च को उसको एक टैक्स देना पड़ता था, टाइथ, TITHE नाम का एक टैक्स देना पड़ता था। तो आम नागरिक उससे त्रस्त था। फिर से आपको राजा जो है वो एक जनरल टैक्स लगाया हुआ था, उसको टेल कहते थे, TALLE, तो TAILLE। तो ये जो है, ये टैक्सेस जो है, ये टैक्सेस कमर तोड़ी हुई थी। उसके बाद फ्रांस ने जो है वो दुनिया भर में जंग कर रही थी। इनफैक्ट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1776 में हुआ, उसमें फ्रांस ने बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट किया अमेरिका की तरफ से, ताकि किसी तरह इंग्लैंड हार जाए। और इंग्लैंड को एक्चुअली उन्होंने हराया और अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ। उसमें फ्रांस ने बहुत खर्च किया। ये खर्च करने का कारण से फ्रांस का खजाना खाली था। अब मसला था, किंग जो थे आपके फ्रांस के उस वक्त, उस किंग का मसला था कि ये, मैं आपको किंग दिखाता हूँ। किंग कहाँ गया? फ्रांस का किंग था किंग लुई। वो किंग लुई जो है, अच्छा किंग लुई का तस्वीर नहीं है, लेकिन फ्रांस का जो किंग था, उस उसको फिर देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन इतना बुरा था तो उसको बुलाना पड़ा। अपने नोबिलिटी से वो बोलता था कि भाई कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म करो, टैक्स लगाओ। तो इसके लिए उसने फाइनेंस मिनिस्टर्स को लगाया, टर्गट को लगाया, जैक्वस नेकर को लगाया, उसको हटाया तो फिर चार्ल्स डी कॉलोन को लगाया। अलग अलग लोगों को बुला के उसने रिफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं बदले, रिफॉर्म ना हो पाया। क्योंकि जो ताकतवर लोग थे, जिसको कहते हैं असेंबली ऑफ नोटेबल्स, ये जो है इन फाइनेंस मिनिस्टर्स के रिफॉर्म को लागू करने नहीं देते थे। ये लोग मना करते थे नया टैक्स लगाने पर। आखिरकार फ्रांस जो है इस तरीके से फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के दौर पे आ गया कि फ्रांस को कुछ ना कुछ करना था। राजा को, किंग लुई 16 को कुछ ना कुछ करना था। तो जो मंत्री वर्ग थे, जो असेंबली था, वो नया टैक्स लगाने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि नया टैक्स जो लगेगा, वो लगाने का जो पावर है वो स्टेट जनरल के पास है। स्टेट जनरल, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ बाद में।
पहले समझिए कि राजा मजबूर हो गया स्टेट जनरल को बुलाने के लिए, क्योंकि सारा पावर स्टेट जनरल के पास थी। अब फ्रांस में स्टेट जनरल जो थी, इसको पिछले 150 साल से बुलाया नहीं गया था। यानी कि आखिरी बार जो है स्टेट जनरल को मीटिंग के लिए बुलाया गया था 1614। ये एक स्टेट जनरल एक असेंबली हुआ करती थी, जिसमें तीनों वर्ग, क्लर्जी वर्ग, नोबिलिटी वर्ग और आम नागरिक जो है, ये बैठते थे और बैठ के आपस में एक, अगर ये तीनों मिलके फैसला करते थे, अगर वो लागू कोई बात पे राजी हो जाते थे, कोई बिल पास करते थे, तो राजा जो है वो चीज लागू कर सकता था, उसके पास पूरा पावर हो जाता था तब राजा को उस चीज को लागू करने के लिए। तो राजा को, क्योंकि मजबूरी थी राजा को कि उसको स्टेट जनरल को समन किया जाए, तो आखिरकार इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से, तो आखिरकार फ्रेंच स्टेट जनरल को बुलाया गया मई 1789 में। ठीक है, मई 1789 में। इसके बाद जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक शुरुआत जो है यहीं से होगा। कैसे होगा उसको मैं बताता हूँ अभी। चलिए, तो फ्रेंच थर्ड स्टेट को बुलाना है, उससे पहले कॉज को देख लेते हैं। एक कॉज तो था कि जो फ्रेंच रूलर था, फ्रांस की इज्जत के लिए, फ्रांस अपने राजा के अपनी इज्जत के लिए, उसको दुनिया भर में फ्रांस को प्रोटेक्ट करने के लिए जंग लड़नी पड़ी। इंडिया में भी जंग लड़ी गई। फ्रांसीसी और इंग्लिश पावर के बीच में लड़ाई हुई है। आपको एंग्लो फ्रेंच वॉर, 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर इंडिया में लड़ा गया। फिर से फ्रांस जो है वो इंग्लैंड को हराने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की कॉलोनी थी अमेरिका में, तो अमेरिकन लोगों ने अपने आप को आजाद करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ दिया। तो उस जंग में फ्रांस कूद गया। फ्रांस जब कूदा तो फ्रांस को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। आखिरकार अमेरिका आजाद हुआ और इंग्लैंड जो है वो हार गया और उसको अमेरिका को छोड़ के निकलना पड़ा। लेकिन इस बीच फ्रांस के ट्रेजरी पर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ा। ठीक है, तो इंटरनेशनल हेजीमनी साबित करने के लिए फिस्कल रिसोर्स पर बहुत बड़ा जर्ब पड़ा, असर पड़ा। ये एक वजह था कि फ्रांस का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा था। ये एक कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। दूसरा कारण क्या था कि राजा के बीच में और नोबिलिटी के बीच में, एरिस्टोक्रेट के बीच में एक ठनी रहता था रिफॉर्म करने के लिए। राजा चाहता था कि भाई खजाना खाली है, खजाना को भरा जाए। पूरी की पूरी पैरालिसिस थी, बैंकरप्सी थी पूरी टैक्सेशन सिस्टम पे। ठीक है, नया टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ ही नहीं रहा था और आबादी बढ़ती जा रही थी, तो देश के लोगों पर खर्च राजा नहीं कर पा रहा था। जिस कारण से राजा चाहता था कि टैक्स के पूरे सिस्टम को रिवैम्प किया जाए, चेंज किया जाए। और टैक्स के पूरे सिस्टम को अगर रिवैम्प किया जाएगा तो उसमें डर लगा हुआ था नोबिलिटी को और क्लर्जी क्लास को कि हम पे भी टैक्स लागू कर देगा, और हम तो टैक्स फ्री सोसाइटी है, हम लोग टैक्स फ्री लोग हैं, और राजा कोई भी रिफॉर्म करेगा तो हम पे भी टैक्स लगा देगा। इस कारण से मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी में ठनी रहती थी और कोई टैक्स रिफॉर्म होता नहीं था। टैक्स रिफॉर्म न होने की वजह से भी फाइनेंशियल बैंक्रप्सी, फ्रांस की फाइनेंशियली बैंक्रप्ट होने की स्थिति में था और खजाना पूरी खाली थी, और ये भी एक वजह था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तीसरा वजह फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था इनलाइटेंड आइडियाज। देखिए, इनलाइटेंड आइडियाज जो हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा लेगा। फॉर एग्जांपल, फ्रांस में क्योंकि रिनेसा आने के बाद फ्रांस में पढ़ाई लिखाई की तादाद बढ़ी थी, ज्यादातर लोग जो है वो पढ़ने लिखने लगे थे, उनको पढ़ने लिखने आता था, तो वो जो है बड़े बड़े स्कॉलर्स का, थिंकर्स का किताबें, अखबार पढ़ते थे, उसमें नए नए आइडियाज को पढ़ते थे, और ये आइडियाज जो है फ्रांस के लोगों के अंदर नई ऊर्जा को डालते थे, एक ख्याल को डालते थे। वो ख्याल बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बहुत मदद किया। जैसे कि आपके एक स्कॉलर थे वोल्टेयर, तो वोल्टेयर ने अपने फिलॉसफी में लिखा है, वोल्टेयर ने लिखा है अपने फिलॉसफी में कि कोई भी फैसला जो है वो रीजन से होना चाहिए, लॉजिक से होना चाहिए, और चाहे वो धर्म हो, राजा हो, कोई भी सिस्टम हो, वो लॉजिक से ऊपर नहीं है, वोल्टेयर ने। और सारा फैसला इस तरीके से होना चाहिए कि सब चीज सबऑर्डिनेट होना चाहिए रीजन के, यानी सोचने के और बहस करने का जो है इंसानों का हक है ये।
ठीक है। तो वोल्टेयर ने ये आइडिया जो है, वोल्टेयर की ये आइडिया उसके आर्टिकल्स में, उसके बुक्स में लोगों ने पढ़ा, और जितना भी जो बिजनेस क्लास था, लॉयर क्लास था, डॉक्टर्स थे, जो कि फ्रांस के तीसरी आबादी में आते थे। पहली आबादी तो क्लर्जी थी, दूसरी आबादी नोबिलिटी थी, तीसरी आबादी जो जनरल पब्लिक की आबादी थी, उसमें स्कॉलर्स हुआ करते थे, डॉक्टर्स हुआ करते थे, इंजीनियर्स हुआ करते थे। ये लोग पढ़ते थे स्कॉलर्स को। और वोल्टेयर का आइडिया कि रीजन जो है वो सब चीज से ऊपर है। बहस करो, डिबेट करो, सोचो, हर चीज के ऊपर सोचो, क्यों ये ऐसे हो रहा है। ये सोचने का फितरत है। आप जानते हैं कि सोच का फितरत डाल देगा तो सोचने जब लगेगा इंसान, तो अपने ऊपर जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो है ये आइडिया, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत मदद किया इस चीज में। ठीक है। उसी तरह रूसो, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया। ठीक है। रूसो ने अपने किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो उसने 1762 में पब्लिश हुआ, इसमें रूसो ने आइडिया दिया कि पॉपुलर सॉवरेनिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। यानी आम जनता की राय जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होना चाहिए फैसले लेने के लिए। लिबर्टी का आइडिया जो है, आजादी का आइडिया दिया रूसो ने। तो इन स्कॉलर जैसे मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू फिलोसोफर थे, स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में इन्होंने लिखा। तो मॉन्टेस्क्यू के आइडिया जो थे उसमें, तो मॉन्टेस्क्यू ने अपने किताब स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया कि अगर एक आदमी के पास पावर आ जाएगा और एक ही आदमी सारे फैसले करेगा, तो टिरेनी होगी, जुल्म होगा, ज्यादती होगी। तो पावर को जो है वो सेपरेट होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भारत में हम लोगों ने इसी चीज को, सेपरेशन ऑफ पावर को लागू करके हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव अलग किया, जुडिशरी अलग किया, और लेजिस्लेचर अलग किया। यानी कि अगर लेजिस्लेचर कोई कानून बना देता है, आपका पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है गलत, तो जुडिशरी सीधे खड़ी हो जाती है, बोलती है कि नहीं ये कानून गलत है, ये कानून संविधान के खिलाफ जा रहा है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोई एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक आदमी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया। ये सारे विचार जनता तक पहुंच रहे थे और जनता इस पे सोच रही थी। और यही ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण मैं मानता हूं अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो वो ये फिलोसफर्स का आइडिया जो आम जनता तक, मॉन्टेस्क्यू का आइडिया, रूसो का आइडिया, ठीक है, वोल्टेयर का आइडिया, ये सब आइडिया जो जनता तक गई, तो जनता ने सोचा, और जनता ने सोचा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पे जुल्म हो रहा है, हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बर्दाश्त न करने ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन ले आया। ठीक है। तो ये एक रीजन जो है ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था किंग लुई 16 की अपनी पर्सनालिटी। किंग लुई 16 दरअसल एक बेनोवोलेंट आदमी था। अंदरूनी अंदर से ये बिलीव करता था कि कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, और आम जनता के ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है, इस प्रेशर को कम करना चाहिए। लेकिन किंग लुई 16 पर्सनालिटी से इतना वीक था कि अपने नोबिलिटी को या क्लर्जी वर्ग को अपनी जो आइडियाज थे उन पर पुश नहीं कर पाया वो, और उनको मजबूर ना कर पाया, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, जिसके कारण से किंग लुई 16 कोई भी रिफॉर्म करना चाहता था, क्लर्जी वर्ग या नोबिलिटी वर्ग जो है उसको कोश कर देता था, उसको रोक देता था, या उसको अपने अपने ऊपर हावी कर लेता था किंग लुई 16। तो उसकी जो इनफेक्टिव पर्सनालिटी थी। इसके अलावा किंग लुई 16, उसकी बीवी के बारे में कहा जाता है, अम, अम, अ, अम, क्या नाम था उसकी बीवी का, मैरी एंटोनेट। तो यानी कि अपनी अय्याशी में इसकी बीवी जो है वो पार्टी कर रही है। जब फ्रांस जो है अपने इकोनॉमिक बैंकरप्सी की तरफ मूव कर रहा है, तो राजा जो है अपना नया महल वर्साइल में तैयार कर रहा है। आम जनता जो है पिसी जा रही है, भूखों मर रही है, और राजा जो है उसकी रानी जो है अय्याशी कर रही है। ये एक बड़ा वजह बना किंग लुई 16 के खिलाफ नफरत, स्पेशली इसकी रानी जो थी मैरी एंटोनेट, इसके खिलाफ जनता के अंदर एक नफरत का भाव आ गया। एक बार ऐसे ही एपिसोड हुआ कि, इंटरेस्टिंग एपिसोड है कि लोग जो है, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो है वो भूख से बिलख रहे थे, तो रानी के महल के आगे, राजा के महल के आगे भीड़ जो है खड़ी हो गई और बोली कि हमें रोटी दो, हमें रोटी दो। तो रानी बोलती है कि अगर रोटी नहीं मिलता है तो इन लोगों को केक क्यों नहीं दे देते हो। इन द सेंस कि रानी को पता ही नहीं है कि केक
रोटी जिसको नहीं मिल पा रहा है उसको केक क्या मिलेगा, यानी ब्रेड जिसको नहीं मिल पा रहा है उसको केक क्या मिलेगा। केक तो कीमती चीज है, रोटी से ज्यादा कीमती चीज है। तो ये सब जो है एपिसोड हमको दर्शाता है कि रानी और राजा जो है आम जनता के परेशानियों से एकदम अनभिज्ञ थे, एकदम कटे हुए थे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा वजह बना कि फ्रांस के लोगों को जो मोहब्बत थी राजा रानी से जो होनी चाहिए थी, वो मोहब्बत जो है वो खत्म होती चली गई। और आखिरकार आप जानेंगे कि इन दोनों को, लुई 16 को और उसकी रानी जो है मैरी एंटोनेट को, लोगों ने गिलोटिन कर दिया, यानी कि ब्लेड के नीचे उनका गर्दन उतार दिया लोगों ने। क्या कहते हैं, जब रेन ऑफ टेरर शुरू हुआ 1793 में, तब। ओके, आखिरी जो आपका यहाँ पे मैंने एक कॉज को डिनोट किया है वो है इकोनॉमिक हार्डशिप। इसको मैंने डिक्लेयर पहले से डिफाइन कर दिया है। इन शॉर्ट में बता दूं कि 1789, 1788 और 89 में एक बड़ा सुखाड़ आया, और सुखाड़ आने की वजह से, फेमाइन आने की वजह से एक लोग जो है भूख से बिलख रहे थे। पॉपुलर जनता के अंदर एक गुस्सा, डिसऑर्डर हुआ। यही डिसऑर्डर बाद में देखेंगे हम लोग कि जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो लोगों ने जमींदारों के यहाँ, नोबिलिटी वर्ग के यहाँ अटैक करना शुरू किया। जो अनाज के भंडार थे उन पर अटैक करना शुरू किया। जो कि आम किसान जो जिन्होंने अपने जमीन को गिरवी रख के और कर्ज लिया था, तो उन्होंने नोबिलिटी को मारना शुरू किया। जिन लोगों के अंदर कर्ज जमीन के कागजात रख के लोन उठाया था, तो उन लोगों ने नोबिलिटी को मारा ही नहीं बल्कि उनके यहाँ का सारा रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश की। पूरा अफरा तफरी मचा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो इसका वजह क्या था? इकोनॉमिक हार्डशिप। ये कुछ वजूहात थे, इनको शॉर्ट में फिर से डिफाइन कर दूं। इकोनॉमिक हार्डशिप क्यों आया? क्योंकि खजाना खाली हो गया, क्योंकि फ्रांस जो है दुनिया भर में जंग लड़ रहा था अपनी पॉलिटिकल हेजीमोनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे इंडिया में जंग लड़ा उसने, अमेरिका में जंग लड़ा उसने, अफ्रीका के कंट्रीज में जंग लड़ा उसने, अपने आप को एक सुपर पावर एस्टेब्लिश करने के लिए, इंपीरियलिस्ट पावर एस्टेब्लिश करने के लिए। और उसके हिसाब से आमदनी वो कलेक्ट नहीं कर पाया, जंगों में उसकी खर्च ज्यादा हुई, जिसके वजह से खजाना खाली हो गया। दूसरा वजह था कि राजा और उसके एरिस्टोक्रेसी में ठनी होना टैक्स रिफॉर्म करने के लिए, यानी कोई टैक्स रिफॉर्म राजा नहीं कर पाया, जिसके कारण से पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम पैरालाइज और बैंकरप्ट कर गई। ठीक है, तो इसके कारण से देश में अफरा तफरी का माहौल बनता चला गया। तीसरी वजह एनलाइटनमेंट। लोग, क्योंकि रेनेसा आ चुका था, आम लोग पढ़ना लिखना जान चुके थे, और ये लोग अखबार पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। रूसो का आइडिया, मोंटेस्क्यू का आइडिया, वोल्टेयर का आइडिया। वोल्टेयर ने तो रीजन दे दिया कि सोचो, सोचो, हर चीज के पीछे सोचो। ऐसे ही नहीं किसी की बात सुन के मान लो, बल्कि हर विचार जो है उस पर अपना दिमाग लगाओ और अपने हिसाब से सोचो कि क्या जो बोल रहा है वो बंदा ये सही बोल रहा है कि नहीं। तो ये सोचने का जो, जब आप सोचने लगेंगे तब आप रिबेल करेंगे, तब आप ऐसे ही अंधविश्वास नहीं करेंगे, तब आपको कोई पोला के और आप अपनी मर्जी के हिसाब से आपको नहीं चला पाएगा। फिर अपने विवेक से आप फैसला कीजिएगा। और ये एक बड़ा वजह, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वजह फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था इनलाइटनमेंट और इन स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद चौथा रीजन हमने बताया कि जो एरिस्टोक्रेसी जो थी, जो नोबिलिटी वर्ग थी, और जो नए लोग जो अमीर हो रहे थे, जो तीसरे वर्ग में जो लोग अमीर हो रहे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिसको बोर्जुआजी कहते हैं। इन बोर्जुआजी लोगों के पास दौलत थी, पैसा था, लेकिन इनके पास पावर नहीं था, इनको जो है इज्जत नहीं थी। ठीक है, दौलत तो था लेकिन इज्जत नहीं थी। तो ये इज्जत चाहते थे ये लोग, बुर्जुआजी लोग। और एरिस्टोक्रेसी के पास क्या था? ये जो खानदानियत, इनको खानदान से मिले हुआ था जमीन जायदाद। खानदान जहां जाएंगे तो उनको कुर्सी मिलेगा बैठने के लिए, इज्जत मिलेगा बैठने के लिए। ठीक है, ये लोग जो है जज बनेंगे कहीं पर, फैसला करेंगे, कलेक्टर बनेंगे इसी वर्ग से लोग। जैसे अपने यहाँ कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, इसी वर्ग के लोग। बोर्जुआजी लोग जिनके पास दौलत है, नॉलेज है, इनको कोई पोस्ट नहीं, इनको खास कोई इज्जत नहीं समाज में। तो इन दोनों के बीच में एक ठनी रहती थी। तो यही बोर्जुआजी लोग जो है, एक्चुअली जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसको लीड किसने किया था? लीड आम किसानों ने नहीं किया था, आम वर्किंग पीपल ने नहीं किया था, बल्कि बुर्जुआजी वर्ग ने किया था। ये जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जिनके पास दौलत थी, इनको
इनके पास दौलत थी, इनको पावर चाहिए था, इनको इज्जत चाहिए था। इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लीड किया। पांचवा कॉज जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था, वो लुई 16 का इनफेक्टिव लीडरशिप। यानी कि ऐसा समझिए कि देश जल रहा है और नेरो जो है वो बांसुरी बजा रहा है। यानी देश जो है वो, देश के लोग जो है रोटी रोटी कर रहे हैं, और किंग लुई 16 की बीवी जो है वो कह रही है कि अगर इनको ब्रेड नहीं दे सकते हो तो केक दो। यानी ये पूरे समाज से कटे हुए थे ये लोग, और अपने पॉपुलस बड़े बड़े शहाना जो है लाइफ स्टाइल में, महंगे महंगे कपड़ों में बड़े बड़े महल तैयार हो रहा था उस वक्त, जब देश की जनता जो है त्राहिमाम कर रही थी, रो रही थी और परेशान थी भूख के मारे। आखिरी रीजन मैंने बताया, इकोनॉमिक हार्डशिप, जो एग्रेरियन क्राइसिस हुआ, यानी कि जो अकाल आया 1788-89 में, जब भंडार गृह खाली हो गए, जब लोग चीजों की, जब अकाल आता है तो चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि अनाज का शॉर्टेज हो जाता है, तो अनाज जब शॉर्टेज हो जाएगा तो अनाज की कीमत बढ़ेगी। आम जनता कहाँ जाएगा? जो हैंड टू माउथ है जनता, वो कहाँ जाएगा? वो चीजों को कैसा, बिना खाए तो, जब नहीं खाना मिलेगा तो लूटेगा, चोरी होगा, डकैती होगा, और ये पॉपुलर अपराइजिंग होगा, लोग जो है खड़े हो जाएंगे, विद्रोह कर देंगे। वही विद्रोह हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन सामने में हमारे आया। ठीक है, अब इस रिवॉल्यूशन का पूरा जो सीक्वेंस है, कैसे कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, इसका एक शॉर्ट हिस्ट्री हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अभी हमने कॉज देखा है। ओके, तो हम लोग अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जो हम लोग को पढ़ना है, ये 4 फेजेस में पढ़ना है। एक 1789 से लेके 1792 का फेज। ये एक फेज है जिसमें फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन का ये जो फेज है, इस फेज में एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्रांस कन्वर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। यानी कि फ्रांस ने अपने राजा को हटाया नहीं। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ इस फेज में, उसमें फ्रांस में राजा को नहीं हटाया गया, बल्कि क्या कहते हैं, राजा को संविधान के नीचे लाया गया। तो ये वाला फेज है 1789 से 1792। फिर दूसरा फेज आया 1792 से लेकर 1794 फेज। तो पहला फेज लिबरल फेज है, दूसरा फेज रेडिकल फेज है। इसमें एक बैक चेंज कर दिया गया, पूरा ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से रिपब्लिक को डिक्लेयर कर दिया गया, राजा को खत्म कर दिया गया, राजा के पोस्ट को हटा दिया गया, और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। इसी फेज में फ्रांस के राजा किंग लुई 16 को भी, उसकी बीवी को भी गुलोटिन कर दिया गया। बहुत बड़े तादाद में वो सारे लोग जो, जिनसे डर था कि ये लोग जो है इस रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इनको पलट सकते हैं, फ्रांस को वापस से एक मोनार्की में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो उन सबको एक एक करके मार दिया गया। इसको रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। ठीक है, ये रेन ऑफ टेरर जो है, ये वक्त जो है, ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ये रूल कर रहा था देश को, और स्पेशली इसको लीड कर रहा था रॉबेस्पियर। ठीक है, रॉबेस्पियर की मौत, रॉबेस्पियर की मौत ने तीसरा फेज शुरू किया इस रिवॉल्यूशन का, जो है 1794 से लेके 99 तक। 1794 से लेके 99 तक ये जो पूरा एक रेडिकल फेज हुआ था, यानी कि पूरी की पूरी सेटअप को एकदम से, हर नागरिक को वोट का अधिकार, औरतों को वोट का अधिकार, यानी कि जो भी लोग पुराने सोच के लोग थे, इनको देशद्रोही, इनको इनका इनको मर्डर कर देना, इनके सारे पावर को छीन लेना, वगैरह वगैरह, ये सब जो फेज था, इसमें थोड़ा सा ढिलाई हुआ 1794 से 99 तक। जब रॉबेस्पियर को गुलोटिन कर दिया गया, यानी रॉबेस्पियर को खत्म कर दिया गया, तो फिर एक जो सिस्टम जो है, वो सिस्टम डायरेक्टरी के अंडर में चला गया, यानी कि डायरेक्टरी जो है अब देश को चलाने लगी। ये 5 मेंबर्स का टीम जो है इसको चलाने लगा। ये इसमें बहुत चीजों को पलटा गया, जैसे कि पहले रेन ऑफ टेरर को खत्म किया गया, लोगों को आश्वासन दिया गया, जो भी क्लर्जी वर्ग थे, नोबिलिटी वर्ग थे, उनको आश्वासन दिया गया कि भाई आपको अब बिला वजह नहीं मारा जाएगा, किसी को भी देशद्रोही कह देना, ये सब नहीं किया जाएगा, और जो वोट देने का अधिकार है वो फिर से रिवर्स किया गया थोड़ा सा, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे, वगैरह वगैरह, कुछ वापस से पुराने रिजीम का कुछ फीचर्स को री इंट्रोड्यूस किया गया 1794 से 99 के बीच में। और फिर आया 1799 का फेज, जब नेपोलियन, जो कि वॉर हीरो था,
जिसने फ्रांस को बाहरी विदेशी ताकतों ने, जब फ्रांस ने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया तो बाकी सारी ताकतें, जैसे आपको ऑस्ट्रियन एम्पायर था जिसको होली रोमन एम्पायर कहते थे, प्रशा था, इंग्लैंड था, इन स्पेन का फोर्स था, इनको डर था कि भाई फ्रांस रिपब्लिक हो गया तो हमारी जनता भी अब चाहेगी कि रिपब्लिक करें और रिवॉल्यूशन करें और राजा को हटा दें। तो इस डर से उन्होंने फ्रांस पे अटैक किया। तो उस फ्रांस के पर जो अटैक हुआ उसको नेपोलियन के लीडरशिप में, बड़ी बहादुरी के साथ नेपोलियन की लीडरशिप में उसको हराया गया। और वो जो हराया गया तो नेपोलियन वहां का हीरो बन गया। ये नेपोलियन खुद जो है 1799 में ये जो पूरा सेटअप था इसको डिमोलिश कर देता है और खुद को इस पूरे सिस्टम का लीडर बना देता है। तो ये 4 फेज में हम इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक-एक करके पढ़ेंगे। ओके? ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेजर इवेंट है, इस मेजर इवेंट को पढ़ेंगे। देखिए 1788 में किंग लुई 16 को मजबूर किया गया स्टेट जनरल को बुलाने के लिए। स्टेट जनरल को क्यों बुलाया गया? स्टेट जनरल को बुलाने के लिए इसलिए मजबूरी हो गई कि फ्रांस जो है वो फाइनेंशियल बैंकरप्सी के करीब पहुंच चुका था। फ्रांस अपना जो डेट था, जो कर्जा लिया हुआ था उसने अपने बिजनेस क्लास से और दुनिया भर से कर्ज लिया हुआ था, उसको सर्विस नहीं कर पा रहा था, यानी उसका जो इंटरेस्ट था उसको पे बैक नहीं कर पा रहा था। तो यानी कि फ्रांस का खजाना खाली था, तो कुछ न कुछ ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम लाया जाए जिससे फ्रांस जो है अपने कर्जों को अदा कर सके और फ्रांस के खजाना भरा जा सके वापस से, और उस खजाना को भर के जनता का जो गुस्सा उठ रहा है, जनता पे भी कुछ पैसा खर्चा किया जा सके ताकि जनता का गुस्सा उसको शांत किया जा सके। तो अब इसके लिए राजा जो है चाहता था कि कुछ टैक्स रिफॉर्म किया जाए। तो राजा की जो नोबिलिटी थी वो राजा को करने नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने का या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने का जो पावर है, ये नोबिलिटी के पास नहीं है, स्टेट जनरल के पास है। स्टेट जनरल एक इंस्टीट्यूशन, एंशिएंट रेजिम का एक इंस्टीट्यूशन था, जिसमें क्लर्जी वर्ग के कुछ लोग, वहां से कुछ लोग आते थे डेलीगेट, जैसे अपने यहाँ होता है ना एमपी सब चुन के जाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से। उसी तरह स्टेट जनरल में उस जमाने में फ्रांस में एक फर्स्ट स्टेट जो था, ये जो पहला हिस्सा था, उस एक तरह से समझिए कि सभा, उस सभा का जो पहला हिस्सा था उसको फर्स्ट स्टेट कहते थे। ये इसमें डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव होते थे क्लर्जी वर्ग के, यानी चर्च का रिप्रेजेंटेटिव सब होता था। दूसरा स्टेट जो है वो कहलाता था क्या कहते हैं, सेकंड स्टेट जो था वो उसमें डेलीगेट्स भेजते थे नोबिलिटी वर्ग, एरिस्टोक्रेट वर्ग, ठीक है। बड़े-बड़े खानदान सब जो रूल करते थे अलग-अलग इलाके पे, जिनकी जमींदारी थी वगैरह वो फ्रांस में, तो ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे राजा के सभा में, वो सेकंड स्टेट कहलाता था। और बाकी आम जनता से लॉयर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, छोटे किसान, बड़े किसान, इन सब से एक तीसरा जनरल था, थर्ड स्टेट, तो वो जो है आम जनता को रिप्रेजेंट करता था। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन तीनों को मिला के स्टेट जनरल कहते थे। तो इसी स्टेट जनरल के पास ही पावर जो था कि कुछ नया टैक्स रिफॉर्म किया जाए, कोई पुराना जो सिस्टम बना हुआ है उसमें ड्रास्टिकली कुछ चेंज करना हो तो ये स्टेट जनरल ही अप्रूव करेगा। तो ये मजबूर हो गया किंग लुई 16 स्टेट जनरल को बुलाने में, और ये स्टेट जनरल बुलाया गया 1789 में, मई के महीने में, मई 1789 में, 150 साल के बाद। आखिरी बार जो स्टेट जनरल बुलाया गया था वो 1614 में बुलाया गया था। तो इसके लिए इलेक्शन हुआ 1789 में, और इलेक्शन होके जो फर्स्ट स्टेट थे, इससे जो क्लर्जी वर्ग से, इससे 303 रिप्रेजेंटेटिव आए, 303 डेलीगेट्स आए। ये जो क्लर्जी था, और दूसरा सेकंड स्टेट जिससे 291 291 रिप्रेजेंटेटिव आए, ये नोबिलिटी वर्ग था। ये क्लर्जी और नोबिलिटी वर्ग जो आप देख रहे हैं कि 594 मेंबर थे, ये 5% आबादी को रिप्रेजेंट करते थे, 594 फर्स्ट और स्टेट और फर्स्ट और सेकंड स्टेट को जोड़ के। और थर्ड स्टेट से जो डेलीगेट आए, जो आम वर्ग से आए, जो 95% ऑफ आबादी को रिप्रेजेंट करते थे, वो 578 डेलीगेट आए। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि जो थर्ड स्टेट था ये जुल्म था, क्या कहते हैं, एक एक तरह से जुल्म था, रिप्रेजेंटेटिव एरर था ये, कि भाई जिसकी आबादी जितना उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी डिसीजन मेकिंग में, बट ऐसा था नहीं। ओके, ये देखिए स्टेट जनरल जब बुलाया गया तो इस तरीके से लोग बैठे अलग अलग
वर्ग के लोग जो है अलग अलग हिस्से में बैठा, ये सब बैठ के किसी भी टॉपिक पर बहस करना था इन लोगों को, और इन लोगों को एक रिजोल्यूशन पास करके फ्रांस के जो इकोनॉमिक हालात थे इसका सॉल्यूशन खोजना था। अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये जो है इनके पास इज्जत भी थी, पावर भी थी, दौलत भी थी, और इन दोनों का एजेंडा एक ही था। तो ये दोनों एक जगह हो गए और यानी कि एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है अपना अपना पावर को रिटेन करना चाहता था, उसको उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। लेकिन थर्ड स्टेट जो था इसको पावर चाहिए था, इसके पास पावर नहीं था, इसके पास वो इज्जत नहीं, दौलत तो थी, इसमें से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन वर्ग से, जो बोर्जुआजी कहते हैं, उस वर्ग से जरूर थे, लेकिन इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको जो है पोस्ट नहीं थी, ओहदे नहीं थे, इज्जत नहीं थी, फ्री हैंड नहीं था। तो ये लोग अपना पावर बढ़ाना चाहते थे। तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट एक ग्रुप बना लिया और थर्ड स्टेट का अपना अलग एजेंडा था, जिसकी वजह से कोई फैसला नहीं हो पाया, कोई फैसला नहीं हुआ। राजा तरस खा के इन्होंने फैसला किया कि भाई ये स्टेट जनरल का मीटिंग जो है बेफजूल है, और राजा ने सोचा कि भाई फर्स्ट थर्ड स्टेट जो है वो डिमांड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, और थर्ड स्टेट डिमांड कर रहा है कि फर्स्ट राजा का पावर को घटाया जाए, राजा को संविधान के नीचे लाया जाए, और राजा जो है और क्लर्जी वर्ग और नोबिलिटी वर्ग इनकी पावर को घटाया जाए। ये अनपच था, यानी कि ये पचने वाला नहीं था, न राजा के लिए, न फर्स्ट स्टेट के लिए, न सेकंड स्टेट के लिए, ठीक है। तो आखिरकार एक डेडलॉक क्रिएट हुआ, और डेडलॉक क्रिएट होने की वजह से ये थर्ड स्टेट जो है ये इसको जो है मीटिंग में जब एक बार आए ये लोग मीटिंग करने के लिए, 5 मई को तो ये मीटिंग हुई, ये 5 मई के मीटिंग का आपका तस्वीर है। तो ये 5 मई को मीटिंग हुई, डेडलॉक तैयार हो गया, तो ये जो है ये डेडलॉक तैयार हो गया, तो राजा ने फैसला किया कि भाई अब थर्ड स्टेट को बिना बुलाए कुछ रिफॉर्म करवाया जाए, आपस में ही फर्स्ट स्टेट जनरल को बैठा के, और इन्हीं से कुछ फैसला करवा लिया जाए, कुछ देश की इकोनॉमिक हालात को सुधारा जाए। 17 जून 1789 को जो थर्ड स्टेट था, इन्होंने ही अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया। वो कहा कि भाई हम देश के 95% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो असल में जो राष्ट्रीय असेंबली है वो हम ही है, ठीक है। 17 जून को इन्होंने डिक्लेयर किया। 20 जून को जब ये लोग आए स्टेट जनरल के मीटिंग में, तो इन लोगों ने देखा कि ये जो मीटिंग हॉल था इस पर दरवाजा लॉक था, और बाहर से सैनिक जो है सो गार्ड कर रहे थे, अंदर घुसने नहीं दिया थर्ड स्टेट के मेंबर्स को। तो ये थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो है इन्होंने बगल में ही एक टेनिस कोर्ट था, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में इन्होंने शपथ ली कि हम लोग चाहे कोई भी हालात हो जाए, कहीं भी हम रहे, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, छुप के या सामने में, जब तक तब तक कि हम अपना संविधान नहीं लिख लेते। और वो संविधान कैसा होगा? वो संविधान सुप्रीम होगा, राजा, नोबिलिटी, क्लर्जी सब उस संविधान के नीचे होंगे। ये फैसला किया गया 20 जून 1789 को। इसको कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। ये जो थर्ड स्टेट का जिद था कि एक संविधान लिखा जाएगा और राजा और नोबिलिटी और क्लर्जी को संविधान के नीचे लाया जाएगा, ये अनएक्सेप्टेबल था दूसरे स्टेट के लिए, जो बाकी दो स्टेट थे, और राजा के लिए भी अनएक्सेप्टेबल था। इसके वजह से आम जनता के बीच में एक रूमर फैलना शुरू हो गया कि जो नोबिलिटी वर्ग है, ये नोबिलिटी वर्ग जो है वो सैनिकों को जमा कर रहे हैं, ताकि आम नागरिकों का जो खेत में जो अनाज उग रहा है इसको बर्बाद किया जा सके, और एक शॉर्टेज क्रिएट किया जा सके फूड प्रोडक्शन का। शॉर्टेज हो जाएगा, आम नागरिक यानी बेहाल हो जाएगा, तो ये लोग राजा के प्रेशर में राजा के यहाँ भीख मांगने आएंगे। राजा जो है उसके पास आएंगे कि भाई राजा कोई सब्सिडी दे दे, खाना प्रोवाइड कर दे, भोज कराए लोग आम जनता का। तो इस ये प्रेशर में आ जाएगा आम जनता, और इसी कारण से ये रूमर फैल गया। ये रूमर फैल गया तो आम जनता में तो पहले ही से वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू का आइडिया सब फैल रहा था। एक गुस्सा था, बोर्जियाजी वर्ग जो है वो गुस्से में था कि हमको जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, हमको जो है इस थर्ड स्टेट जनरल की मीटिंग में बैठने से मना कर दिया गया। उन लोगों ने
कुछ नहीं किया उन लोगों ने, वो पीछे बैक ऑफ कर गए और आम जनता को उकसाना शुरू किया और इस कारण से देश भर में दंगे फसाद शुरू हो गए। किसान जो है वो नोबिलिटी जो थी, जो जमींदार थे, बड़े-बड़े रईस लोग थे, जमींदार लोग, चर्च जो था उस पर अटैक करना शुरू किया। वहाँ के गेहूं के गोदामों पर उन्होंने हमला करना शुरू किया। गेहूं का गोदाम और दूसरे जो अनाज के गोडाउन थे, इन पर हमला शुरू किया। इन्होंने रिकॉर्ड सब, सारा जो मॉर्गेज का रिकॉर्ड सब था, जमीन का जो रिकॉर्ड सब था, किसानों का, जो इन्होंने जमींदारों के यहाँ गिरवी रख के अपने लिए कोई पैसा लिया हुआ था, या बच्चे के शादी के लिए, बच्ची के शादी के लिए, या कोई मजबूरी की वजह से गिरवी रखा हुआ था अपना जमीन का कागजात वगैरह, या कोई ठप्पा लगाया हुआ था कुछ पैसे पर, एक इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो हम लोग लगाते हैं, जो पुरानी फिल्मों में नहीं देखते हैं, मदर इंडिया में आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं, उसकी जमीन को लिखवा दिया था, उसकी इकोनॉमिक हालात की मजबूरी को देखते हुए उसकी जमीन जो है लाला जी ने अपने अपने लिए लिखवा लिया था और उसको मजबूर कर दिया था अपने गुलामी के लिए। तो वैसा ही एक सिस्टम, अब क्योंकि गरीब है, आबादी है, तो उसको पैसा चाहिए, तो हाई इंटरेस्ट पे पैसा लेता था, तो हाई इंटरेस्ट का रिकॉर्ड था, उसको उसका अंगूठा का निशान था, उसका सिग्नेचर था। तो वैसा सारे रिकॉर्ड्स को किसान सब जलाना शुरू किया, और इसी जलाने के क्रम में किसानों ने और आम फ्रांस के नागरिकों ने पेरिस में, पेरिस एक किला था, उस किले, बैसिल कहते हैं उसको, बैसिले, फोर्ट ऑफ बैसिले, उस पर हमला कर दिया। ये जो फोर्ट था, ये बैसिल का, ये एंशियंट रिजीम का एक सिंबल माना जाता था। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। आम नागरिकों ने इस किले पर हमला कर दिया, यहाँ से जितने भी हथियार थे इसको लूट लिया, और वहां पे जो कैदी सब थे उनको आजाद कर दिया। ये हमला इस गुस्से में किया गया, किस गुस्से में? नोबिलिटी के खिलाफ गुस्से में, राजा के खिलाफ गुस्से में, आम नागरिक विद्रोह पर तैयार हो गए। वो हर स्ट्रक्चर, हर चीज जो राजा को सिंबलाइज करता था, पुराने हालात को रिप्रेजेंट करता था, उन सबको तोड़ देना चाहते थे, उन सबको बर्बाद कर देना चाहते थे। ठीक है, ये इस एक डिपिक्शन है जो उस दौर में फ्रांस का हालात हो गया था, आम नागरिक विद्रोह पर तैयार हो गया था। आखिरकार इन हालात पर कंट्रोल पाने के लिए किंग लुई 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया। जो थर्ड स्टेट ने अपना आपको नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, और इस तरीके से वो उसने सोचा कि जो पॉपुलर अपराइजिंग हुआ है, यानी आम जनता ने विद्रोह कर दिया है, इसको दबाया जा सके। ठीक है, ये नेशनल असेंबली ने संविधान लिखा, और इस संविधान ने जो पुराना पूरा फ्यूडल सिस्टम था, ये पूरी जमींदारी प्रथा वहां की थी, उसको पूरा एबॉलिश कर दिया गया। ये पूरा अनइक्वल टैक्स सिस्टम था, जिसमें क्लर्जी वर्ग और नोबिलिटी वर्ग, वो हर तरह के टैक्स से एग्जेम्प्ट थे, यानी उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। इसको एबॉलिश कर दिया गया, एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म टैक्स लागू किया गया, दौलत के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, जिसकी जितनी दौलत उतना ज्यादा उसका टैक्स का सिस्टम एस्टेब्लिश किया। 4 अगस्त 1789 को, 26 अगस्त 1789 को फ्रांस को एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रांस के लिए लिखा, और दुनिया भर ने उससे इंस्पिरेशन ली है। फ्रांस के नेशनल असेंबली ने लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, देखिए नागरिकों का वो डिक्लेरेशन है कि आम इंसान का क्या हक है और नागरिकों का क्या हक है। ये पूरा डिक्लेरेशन 26 अगस्त 1789 को लिखा गया। यही डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन कहता है कि हर इंसान आजाद पैदा हुआ है, और उनके कुछ मूलभूत अधिकार हैं पैदा होने के, इंसान होने की वजह से सिर्फ। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन का, जिसमें देखिए सिंबलाइज क्या कर रहा है, ये चेन, देखिए चेन टूट गया, यानी कि जब इंसान के आजादी का क्या प्रावधान है उसको लिख दिया गया। टोटल कितना है? 17 प्रावधान लिख दिया गया है, 17, जैसे अपने यहाँ फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, तो उसी तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, वहीं से हमने इंस्पिरेशन लिया है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से ले गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? ये इंस्पिरेशन लिया गया था अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। अमेरिका में जो संविधान लिखा गया था, वहां जो है इंसानों का क्या हक है पैदा होने के बुनियाद पे, इंसान होने के बुनियाद पे, वहां से इंस्पिरेशन लिया गया फ्रांस फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, और फ्रांस के रिवॉल्यूशन से ये फिर
दुनिया भर में फैला, हमारे भारत में भी जब हमारा संविधान लिखा गया तो इससे आइडिया लिया गया था। यहाँ देखिए सिंबल, ये जेस्चर दिखा रहा है एक आंख, यानी कि एक ये भगवान को रिप्रेजेंट करने वाला आंख है कि ये सब कुछ देख रहा है। अगर ये देख रहा है इसका मतलब इसकी रजामंदी है। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन है, ये भगवान की रजामंदी है, भगवान इसको सपोर्ट कर रहा है। फरिश्ते, ये जो फरिश्ते हैं, इसको विंग दिया गया है, ये फरिश्ते भी इसको सैंक्शन कर रहे हैं, इसके सपोर्ट में है। औरतों ने अपना जंजीर तोड़ दिया, यानी गुलामी से आजाद होगा। अब इंसान आजाद हो गया इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन के तहत। ये जो है, ये बंडल दिख रहा होगा आपको, ये बंडल, ये जो है यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप अगर अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, अगर आप बंडल में स्टिक है, एक साथ है, तो आप को कोई नहीं तोड़ सकता, आप एक मजबूत ताकत है। ये इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अलग तरीके का सिंबल को यूज किया गया है आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो 1789 में आपका संविधान लिख दिया गया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन लिख दिया गया। और उसके बाद जो है 1790 में फिर से एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया क्लर्जी वर्क के लिए। चर्च को सबऑर्डिनेट कर दिया गया, स्टेट के नीचे कर दिया गया चर्च को। पहले चर्च इंडिपेंडेंट हुआ करता था, चर्च का जमीन स्टेट नहीं ले सकता था। अब 1790 में कानून लिख दिया गया, संविधान में लिख दिया गया कि चर्च जो है सबऑर्डिनेट है स्टेट के। क्लर्जी को, यानी कि पुरोहित वर्ग को, ये मजबूर किया गया कि वो स्टेट के लॉयल्टी के प्रति, वफादारी के प्रति कसम खाएं। पहले क्लर्जी वर्ग को सिर्फ पोप के लिए या ईसाई धर्म के लिए उनको कसम खाने का अधिकार था, उनको क्या कहते हैं, सिर्फ चर्च के प्रति वो वफादार होते थे। लेकिन अब क्लर्जी वर्ग को कहा गया कि आपको नेशन के प्रति वफादारी का कसम खाना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्लर्जी ने रिफ्यूज किया और यहीं से गुस्सा शुरू हुआ रिवोल्यूशनरीज के अंडर में। ये जो बहुत से नोबिलिटी वर्ग और क्लर्जी वर्ग जो है वो रिफ्यूज कर रहे हैं नया संविधान को मानने से। खैर 1791 के जून 20-21 को लुई 16 जो था, ये नया सेटअप में मजबूर था, वो मजबूरी में साइन करता जा रहा था संविधान के अलग अलग प्रावधान को। लेकिन लुई 16 जो है अपने पावर को खत्म होते हुए देख रहा था अपने सामने में, और इस कारण से लुई 16 ने कोशिश की अपने पूरे परिवार के साथ देश से भागा जा सके, और फिर देश से बाहर भागा जा सके, और वहां दूसरी ताकतों की मदद से फिर से फ्रांस पे अटैक किया जा सके फ्रांस में, और सारा पावर अपने हाथ में वापस लिया जा सके। ठीक है, ये कोशिश नाकाम हुई किंग की, और किंग को पकड़ लिया गया वेरेनिस में, और उसको पेरिस वापस लाया गया। वो महल में ही रहा, लेकिन जैसे होता है ना नजरबंद, उसको नजरबंद कर दिया गया। इसी बीच फ्रांस के अंदर के झगड़े को सॉल्व करने के लिए फ्रांस ने दुनिया भर से डिक्लेयर कर दिया। वो सारी ताकतें जो फ्रांस के, डर लगता था फ्रांस को कि इसके रिपब्लिक जो डिक्लेयर होने वाला है या कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो डिक्लेयर होने वाला है, उसके खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहे थे, तो फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया अपना जंग ऑस्ट्रिया से, प्रशा से, ब्रिटेन से, रशिया से, ये डिक्लेयर कर दिया फ्रांस ने। क्योंकि सारी ताकतें फ्रांस के, ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, ये जो राजा को संविधान के नीचे लाया जा रहा था, तो सारी ताकतों को डर लग रहा था कि अगर फ्रांस में ये चीज कामयाब हो गया तो हमारी जनता भी चाहेगी कि हम राजाओं को भी वहां के संविधान के नीचे लाया जा सके, वहां एक संविधान लिखा जा सके। तो इसके लिए अंदर अंदर षड्यंत्र हो रहा था, तो फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन और रशिया के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया वो। इसका आप मैप में देख रहे होंगे, कि मैप में आपको दिखाता हूँ कि ये जो है, देखिए ये जो है प्रशा, ये प्रशा ने डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस ने इस, यहाँ से षड्यंत्र हो रहा था फ्रांस के अंदर में, यानी यहाँ से क्लर्जी वर्ग, नोबिलिटी वर्ग को सपोर्ट किया जा रहा था कि तुम जो है इन रिवॉल्यूशनरीज के पक्ष में न जाओ और इनके जो है आपस में झगड़ा लड़ाओ वगैरह वगैरह। तो फ्रांस ने, ताकि बाहरी दुश्मनों से लड़ा जा सके, तो फ्रांस ने खुद को डिक्लेयर कर दिया वॉर प्रशा पे, ये होली रोमन एम्पायर पे, ग्रेट ब्रिटेन पे वगैरह। ठीक है, सितंबर 21 1792 में मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब डर था बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को कि अगर राजा रहेगा तो आज न कल विदेशी ताकतें इस राजा को सपोर्ट करेंगी और ये राजा फिर से पावर में आ सकता है। तो इसलिए फॉर्मली जो है किंग लुई 16 को मार दिया गया, उस परिवार समेत, उसकी बीवी समेत 1793 में उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और फ्रांस जो है दुनिया भर में एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया।
ये जो पूरी ताकतें, दुनिया भर की ताकतें फ्रांस के खिलाफ, इंग्लैंड ने हमला किया, प्रशिया ने हमला किया, होली रोमन एम्पायर ने हमला किया। इन सब एम्पायर को हराया फ्रांस ने, डिफीट कर दिया सारे इन्वेडिंग आर्मी को अपने बॉर्डर पे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और इसमें इसी जंग के खिलाफ जो है वहां का नेशनल एंथम जो है ला मार्सलाइस, ये लिखा गया उसी दौर में। आज तक वो नेशनल एंथम है फ्रांस का। लेकिन 1793 में जब इन्वेडिंग आर्मी इन्वेड कर रही थी आर्मी दुनिया भर की, तो फ्रांस जो है जो पावर था, ये पावर कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अंडर में थी। ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी जो थी, इसको ये 12 मेंबर का एक टीम था जिसको लीड कर रहा था रॉबेस्पियर ने। ठीक है, रॉबेस्पियर लीड कर रहा था और रॉबेस्पियर का ये बड़ा रिवोल्यूशनरी आदमी था। एक तरह से आज के जमाने से हिसाब से कह सकते हैं आप, लेफ्टिस्ट माइंडसेट का। इसको इसके दिमाग में ये बात थी कि देश में जो भी पुरानी ताकत, जिन लोगों ने पहले ताकतों को एंजॉय किया है, ये लोग आज न कल कोई न कोई षड्यंत्र करके रिपब्लिक को खत्म कर देंगे। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि वो सारे लोग जिनके पास पहले पावर हुआ करता था, इनको एक एक करके खत्म कर दिया जाए। तो इस कारण से एक बड़ा मास एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम हुआ। एक एक करके लोगों पर इल्जाम लगता चला गया और एक एक करके देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया, रिवॉल्यूशन के खिलाफ होने का इल्जाम लगाया गया, षड्यंत्र करने का इल्जाम लगाया गया। 1793 से लेकर 1794 ये पूरा जो 2 साल का फेज है, इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इसमें ऑफिशियली माना जाता है कि ऑफिशियली जो रिकॉर्डेड वर्जन है उसके हिसाब से 16,594 लोगों को गुलोटिन कर दिया गया। गुलोटिन का मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये पिक्चर देख रहे हैं इसमें, इसमें लोगों को इस तरह से लेटा दिया जाता था, ऊपर से ऊपर में ब्लेड हुआ करता था, उस ब्लेड को गिरा दिया जाता था, इससे गर्दन कट जाती थी और इससे मौत हो जाती थी। ये गुलोटिन का एक और एग्जांपल, ये ब्लेड है, यहाँ पे सर लगा घुसाया जाएगा आदमी का और ऊपर से इसको छोड़ दिया जाएगा, जिससे गर्दन, ये आ रहा है, ये आ रही है मेरी एंटोनेट आ रही है, इस मेरी एंटोनेट को गर्दन को इसमें डाला जाएगा और इस पर इल्जाम लगा कि भाई इसने रिवॉल्यूशन के खिलाफ षड्यंत्र किया और इसने भागने की कोशिश की फ्रांस से, और फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी के खिलाफ षड्यंत्र करने की वजह से फ्रांस के रिपब्लिक को फिर से खत्म करने की कोशिश की और वापस से मोनार्की एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उस षड्यंत्र में ये शामिल थी। इस गुनाह के सजा के तौर पे इसको गिलोटिन कर दिया गया और ऐसे लगभग 16,594 लोगों को ऑफिशियली, यानी इसका रिटन रिकॉर्ड है कि 16,594 लोगों को गिलोटिन कर दिया। सिर्फ पेरिस शहर में लगभग 2639 2639 लोगों को गिलोटिन किया गया। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा लोग तो बिना ट्रायल के कैद में ही मर गए। ये पूरा रेन ऑफ टेरर था। सबको डर था कि अब मेरी बारी, तो अब मेरी बारी। यानी कि ऐसे-ऐसे लोग जो रिवॉल्यूशन में थे शामिल, लेकिन रॉबेस्पियर और उसकी टीम को लगता था कि ये लोग जो है मेरे खिलाफ है, तो उन लोगों को भी एक एक पूरा एक उन लोगों को भी गिलोटिन कर दिया गया। पूरा एक डर का माहौल था। रिवॉल्यूशनरी सब भी डर गए कि आज न कल हमारी भी बारी है। इस कारण से आखिरकार कुछ रिवॉल्यूशनरी जो है वो इन्होंने रॉबेस्पियर का ये रॉबेस्पियर के खिलाफ जो है गोलबंद हुए रिवॉल्यूशनरी और आखिरकार ताकि रेन ऑफ टेरर खत्म हो जाए, डर और दहशत का माहौल खत्म हो, तो इसी को खत्म कर दिया जाए ताकि ये रेन ऑफ टेरर ही कोलैप्स कर जाए। तो इसको खत्म किया गया 1794 में, इसको जब फांसी दी गई और इसके बाद अगला फेज शुरू होता है। 1795 में रिपब्लिक को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया और 5 मेंबर का एक टीम बनाया गया जिसको डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव थे, पांचों लोगों के पास क्या कहते हैं, इक्वल राइट था, इक्वल पावर था। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार ट्राई किया गया लिखने का, ताकि वो जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमियां थी उसको खत्म किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें ज्यादा दे दी गई थी जो उस वक्त के लिए लगता था कि ये ज्यादा है, अभी ये करना गलत है। जैसे कि जो पावर दे दिया गया था, वोटिंग अधिकार दे दिया गया था सारे नागरिकों को, उसको लिमिट किया गया। उसके बाद सिर्फ फ्रेंचाइज यानी वोट देने का अधिकार जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी उन तक सीमित किया गया। ठीक है, वगैरह वगैरह। कुछ जो पहले रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म हुआ था
रॉबेस्पियर के लीडरशिप में कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अंडर में ये रिवॉल्यूशनरी जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कुछ तब्दीली किया गया, अमेंडमेंट किया गया और संविधान को थोड़ा सा रैशनल किया गया उस वक्त के हिसाब से, थोड़ा सा एडजस्ट किया गया, थोड़ा सा क्लर्जी वर्क की बात मानी गई, थोड़ा सा एंशियंट जो नोबिलिटी वर्क था उसकी बात मानी गई और ये 1795 से लेके 1799 का पूरा फेज इसी तरीके से चला। ठीक है, 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन अब जो रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ था वो अब नया टर्न लेगा। ये 1799 के बाद का जो इतिहास है हम लोग इसको नेपोलियन बोनापार्ट के साथ पढ़ेंगे। ये 1799 के बाद से लेके 1815 का जो इतिहास है ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समझिए कि एक हिस्सा ही है, एक एक्सटेंशन ही है, जो कि सीधे वहां से आपको 1867 तक 1870s तक ये जाएगा। तो क्योंकि बार बार रिवॉल्यूशन होगा, बार बार रिपब्लिक आएगा, बार बार रिपब्लिक को खत्म किया जाएगा, ये पूरा फेज। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है कोई एक बार आ गया और पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा, बार बार जो है सिस्टम के खिलाफ जो है लोग खड़े होते चले गए। पुराने लोग जिनके पास ताकत थी, जिनके पास पावर था, वो पुराने सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करते रहे और बार बार रिपब्लिक जो है कोलैप्स होती रही, फिर नया रिपब्लिक आता रहा, बार बार पुराना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता रहा और नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता रहा, रिफॉर्म होते रहे। तो ये अगला फेज जो अगला वीडियो है मैं आपको डिस्कस करूंगा नेपोलियन बोनापार्ट के साथ 1799 के बाद का फेज। तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें और बिंदास रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।